अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम मुझे जूम पे सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 6 एनर्जेटिक्स का आज 4th लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस नॉलेज के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 जिसके अंदर बेसिक SLOs थे, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक्सो एंडो क्या होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। इंथैलेपी से क्या मुराद है। और जो पार्ट 2 बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कल से ही, उसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ये हमारा पार्ट 2 है। ये अभी आ जाता है जी। इसमें हमने इंथैल्पीज को कैलकुलेट करना है बॉन्ड एनर्जीज के ज़रिए से, और कैलोरीमीटर की मदद से हमने चीज़ों को देखना है। तो कल हमने ये पहले SLO कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर की मदद से किस तरह से हम हीट को फाइंड करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो हीट रिलीज होती है वही बेसिकली आपके पास एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा SLO है वो है जी आउटलाइन हाउ एंथैल्पी चेंज रिलेटेड टू द कैलोरिक कंटेंट ऑफ द फूड वी ईट, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें से कितनी एंथैल्पी चेंज यानी कितनी हीट रिलीज होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरप्रेट अ पाथवे डायग्राम इन टर्म्स ऑफ देयर एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। बाय द वे ये SLO हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 6.1 के अंदर। स्पेसिफिकली आज हमारा फोकस इस SLO पे रहेगा कि किसी भी फूड रिलेटेड आइटम को कैसे पता चलेगा उसमें कितने कैलोरीज मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कल हमने ये सारा जो ग्लास क्लोरीमीटर था उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। आज हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे उसको हम कहेंगे बॉम क्लोरीमीटर। बॉम क्लोरीमीटर, ठीक है। और बॉम क्लोरीमीटर किस काम आता है लिखा हुआ है, इन द स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस बॉम क्लोरीमीटर आर कॉमनली यूज टू मेजर द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ कंबस्शन रिएक्शन, यहां पर इसका एक मतलब है हीट रिलीज भी होती है इस पूरे बॉम क्लोरीमीटर के प्रोसेस में, और एब्जॉर्ब भी होती है ड्यूरिंग अ कंबस्शन। तो क्लोरीमीटर क्या करता है, वो रिलीज कितनी हुई है हीट और फर्दर आगे एब्जॉर्ब कितनी हुई है हीट, वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है। कैसे करता है इसको हम देखेंगे। अगर आप सिर्फ कंबस्टन को देखो तो आप लोगों ने कंबस्टन की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है, मैं वहां पर आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगा। कंबस्टन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज आप यहां पढ़ के आए थे कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 मोल लें, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन यूज करें, बदले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बदले में आपको वाटर मिलेगा, और साथ में हीट रिलीज होगी। वो जितनी भी हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होगी, और जहां भी एब्जॉर्ब होगी वहीं से हम पता करेंगे ना कि इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है तो ये अमाउंट है। प्रोसेस में तो हीट रिलीज होगी, कंबस्शन हमेशा हीट रिलीज ही करेगा, लेकिन इस रिलीज होने वाली हीट को किसी न किसी जगह पर एब्जॉर्ब करवाया जाएगा और वहीं से उसको फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि कंबस्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगा। अच्छा, और लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है यहां पर जो लिखा हुआ है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यहां पर लिखने का मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान जहां हीट एब्जॉर्ब होगी उसी तरीके से हम फिर उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखते हैं, द सेटअप इन्वॉल्व अ सब्सटेंस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एज अ रिजल्ट चेंज इन हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम which correspond to the change in internal energy of a reaction is measured by the bomb calorimeter। ठीक है, ये सारी बातें हमें इस डायग्राम की मदद से समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सेंटर में आपको एक स्टील का बना हुआ एक बॉम्ब नजर आ रहा है, और इस स्टील के बने हुए बॉम्ब के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक पाइप इंसर्ट किया हुआ है और इसकी मदद से हम ऑक्सीजन गैस इसमें एग्जिट एंटर करेंगे।
और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, इस वॉल्व की मदद से हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक दफ़ा गैस इसमें भरने के बाद वॉल्व को बंद कर देंगे। कौन सी गैस? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, हेल्प करती है कंबस्शन के लिए। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इस बॉम्ब के अंदर ये हमने एक इलेक्ट्रिकल इग्निशन वायर लगाई हुई है, यानी ये वो वायर है जिसकी मदद से हम इग्निशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये वो जगह है, ये वो क्रूसिबल है जहां पर हमने फूड आइटम को रखना है। फूड आइटम आपको पता है, मोस्टली जितने भी फूड आइटम्स हैं, आप इसमें चॉकलेट ले सकते हैं, आप इसमें चावल ले सकते हैं, आप इसमें कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं जिसके अंदर आपने पता करना है कि खाने पर, डाइजेस्ट होने पर वो कितनी हीट रिलीज करेगा बॉडी के अंदर, या कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी कंपाउंड आपने लेना है उसका एक मयर्ड मैस आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, जितना भी मैस होगा वो आपने प्लेस कर देना। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने इस बॉम्ब को एक हैवीली इंसुलेटेड टैंक के अंदर रख देना है, हैवीली इंसुलेटेड टैंक के अंदर रख देना है। फर्दर आपने क्या करना है, इस हैवीली इंसुलेटेड टैंक के अंदर रखने के बाद आपने वायर, ये जो आपने इलेक्ट्रिकल इग्निशन वायर है, इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इस हिस्से को ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फूड आइटम है, चेंबर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, इसके साथ बर्न होगा, और बर्न होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, और साथ में हीट रिलीज करेगा। अब वो जो भी हीट रिलीज करेगा क्लोरीमीटर, वो थ्रू दिस मेटालिक वॉल, वो हीट इस मेटालिक वॉल के थ्रू पानी में आ जाएगी, क्योंकि मेटालिक वॉल जो है वो कंडक्टर है, हीट पास कर देगी बॉम्ब के अंदर से बाहर। जब ये हीट बाहर आएगी तो ये हीट, अच्छा यहाँ स्टिरर लगाया हुआ है आपने, स्टिरर का काम क्या है कि पानी को अच्छी तरह मिक्स करता रहे ताकि इवनली हीट पूरे वाटर सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब होगा क्या कि कंप्लीट हीट ट्रांसफर हो जाएगी वाटर के अंदर, और जैसे वाटर के अंदर कंप्लीट हीट ट्रांसफर होगी, स्टिरर इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो पानी का टेम्परेचर T1 से राइज करेगा T2 पे। वो जो भी आपका यहाँ टेम्परेचर होगा, वो थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, उस थर्मोमीटर पे आप नोट करते रहेंगे। अच्छा, फर्दर पानी में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये दीवारें हैवीली इंसुलेटेड हैं। तो दरअसल हुआ क्या, एक कंबस्शन रिएक्शन हुआ बॉम्ब के अंदर, उसके नतीजे में पानी में हीट, यानी कि यहां हीट रिलीज हुई और पानी में हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, यानी कि क्लोरिक मीटर रिएक्शन के नतीजे में माइनस हीट रिलीज हुई, और जो क्लोरिक मीटर है उसने उस हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब इस पानी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की ये मुझे पता चल सकता है, मैंने कल फार्मूला पढ़ाया था आपको, Q बराबर है M। यहां पर M क्या है, शाबाश, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। ठीक है, और यहां पर S क्या है, शाबाश, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब आपने इस कंटेनर में कितने ग्राम वाटर ऐड किया है, लेट्स से आपने 100 ग्राम वाटर ऐड किया है, लेट्स से आपने 200 ग्राम वाटर ऐड किया है, लेट्स से आपने 300 ग्राम वाटर ऐड किया, जितना भी ऐड किया ये आपको पता है क्योंकि आपने खुद ऐड किया है, और वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि आपने एक दफ़ा वाटर ऐड कर दिया, सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब वेरी सिंपल, मास ऑफ वाटर हमें पता है, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी हमें पता है, और टी, डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर T1 से T2 गया, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों हमें पता है। जब दोनों चीजें हमें पता हैं तो यानी कि टेम्परेचर चेंज भी पता है, तो हम वैल्यू यहां अप्लाई करेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे, हीट, कितनी हीट रिलीज हुई। और ये हीट को पता करना है कि एंथैल्पी में क्या चेंज आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब एक केस स्टडी के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हमारे पास एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड है जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। कितने ग्राम है, 1.16 ग्राम।
हमने उसको बॉम्ब के अंदर रख के कंप्लीटली बर्न किया, और इस दौरान जो हीट रिलीज हुई कंबस्शन रिएक्शन के नतीजे में, उसने 100 ग्राम पानी जो कि बाहर रखा हुआ है, 100 ग्राम पानी, उस 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर 295.3 केल्विन से बढ़ाकर 357.8 केल्विन कर दिया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हमने कंबस्शन फाइंड करनी है, डेल्टा एच सी। तो आपको बेसिकली अगर डेल्टा एच सी निकालना है एट अ फिक्स वॉल्यूम, तो आपको सिर्फ क्यू पता करना है, ठीक है। तो यानी जो भी हीट है वो हमने पता करनी है, वो हमारा डेल्टा एच सी आ जाएगा। और जबकि मोलर मास इस एलिफेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड का 58 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हीट फाइंड करेंगे, जो कि पता है हमें क्यू बराबर है एम एस डेल्टा टी। क्यूब की वैल्यू 100 है, जो कि उसने बताया। कैसे पता चला? सॉरी, मास ऑफ वाटर जो है वो 100 ग्राम है, ये उसने बताया यहाँ पर। एस हमें पता है 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, कल आपको उसका यूनिट भी बताया था, 4.8 जाउल पर केल्विन पर ग्राम। आगे आपको डेल्टा टी डिफरेंस निकालना, आपने फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, वो भी आपको फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर है और ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर, इसका डिफरेंस निकालना है। तो इस सबको सॉल्व करने के बाद जो हीट आएगी वो आएगी 26,125 जाउल, ये आपके पास हीट आ जाएगी। अब फर्दर आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जाउल में है, तो जाउल को तो पहले चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, किलो जाउल में। उसके लिए आपने इसको जस्ट 1000 से डिवाइड करना है। जैसे आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली जाउल किलो जाउल में चेंज हो जाएगा और आंसर आएगा 26.125 किलो जाउल। अब कितनी हीट रिलीज होगी वो तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता है कि डेल्टा एच सी नॉट अगर आपने निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट भी देखना पड़ेगा, किलो जाउल पर मोल कितनी हीट है वो निकालनी पड़ेगी। अभी तो आपने किलो जाउल में हीट निकाली और वो भी कितने ग्राम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, 1.16 ग्राम। तो अब हमें करना क्या है, हमें पहले देखने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ताकि हम किलो जाउल पर मोल में हीट निकाल सकें। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका आपको पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बर्न किया है वो 1.16 ग्राम है, तो मैंने उसका मास लिख दिया, और स्टेटमेंट में मोलर मास भी दिया हुआ है तो मैंने नीचे मोलर मास लिख दिया। डिवाइड किया तो पता चला कि इस कंटेनर के अंदर जो मैंने यहाँ पे फ्यूल प्लेस किया था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लेस किया था, वो था 0.0200 मोल। इतना फ्यूल मैंने प्लेस किया था इसके। अब फर्दर हमने ये फ्यूल के मोल्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमने डेल्टा एच सी यानी कि कंबस्शन हीट ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है, जिसका यूनिट होता है किलो जाउल पर मोल। तो किलो जाउल में कितनी हीट रिलीज हुई वो हमने ऊपर लिख दी, जो कि है -2 माइनस क्यों, क्योंकि रिलीज हुई है तो प्रोसेस एक्सो होगा, तो -2 6.125 किलो जाउल। एन कितने मोल, किलो जाउल पर मोल ना, किलो जाउल तो बता दिया, पर मोल कितने मोल है जी आपके पास, 0.0200 मोल जो आपने निकाला। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, काटोगे, कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा -1310 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमने इस तरह से किलो जाउल पर मोल में आंसर निकाल लिया, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहां पर मैं एक एंटीडस के लिहाज से टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूं, जो कि मैंने कल भी समझाया था। ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है, इस फार्मूले को आप पेपर में ऐसा भी लिखो या एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकते हैं, Q बराबर है C डेल्टा T। ये C क्या होता है? देखो बेटा, M और S को इकट्ठा C भी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था और आपको ये बात याद रखनी है, हीट कैपेसिटी बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ये कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो बाय द वे, चूंकि वाटर आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर रहे हो, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो चूंकि मास चेंज हो रहा है, एस तो फिक्स रहता है, एस तो कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है। चूंकि वाटर का मास चेंज होता जाएगा, वो डिपेंड करता है ना आपने इस कंटेनर में पानी डाला कितना है।
300, 100, 200 जितना भी डाला होगा यहां पर मैस अप्लाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी जो है वो बदलती जाएगी। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहां पर जो C की वैल्यू है इट्स डिपेंड अपॉन क्लोरिक मीटर, क्लोरिक मीटर पे डिपेंड करेगी कि आपने उसमें पानी कितना डाला हुआ है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था एंटीटेस्ट के हवाले से। अब SLO है बकायदा कि फूड आइटम का यूज करें और फूड आइटम को यूज करते हुए देखें उसमें से कितनी हीट रिलीज होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलोरिक कंटेंट ऑफ फूड आइटम कितनी है इसमें कैलोरीज फूड आइटम के अंदर, और फूड आइटम हमारे पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं, लेट यूज द स्टेप आउटलाइन, जो ऊपर स्टेप बताए गए हैं फूड यानी, और फूड यहां पर चॉकलेट बार है एक, और चॉकलेट बार के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का हमें खुद से ही मोलर मास पता है 180 ग्राम पर मोल, अगर उसने नहीं भी बताया तो हमें इतना तो पता है। कैलकुलेट द कैलोरिक कंटेंट ऑफ चॉकलेट बार, 1500 ग्राम चॉकलेट बार है और चॉकलेट बार को हमने क्या किया 500 ग्राम पानी में रखा। 500 ग्राम पानी में रखने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने आपको ऑपरेटर्स दिखाया था यहां पर आपने चॉकलेट बार को रखना है, यहां पर ये चॉकलेट रहेगी और बाहर जो पानी है वो कितने ग्राम है, 500 ग्राम है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है फर्दर, अगर आप देखें तो 500 ग्राम पानी है और बाय 20 डिग्री ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री व्हेन बर्न कंप्लीटली। अच्छा इसमें एक उसने बताया कैलकुलेट द कैलोरिक मीटर इफ राइजेस द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री, यानी उसने चेंज डेल्टा टी हमें डायरेक्ट बता दी है। लास्ट केस में उसने डेल्टा टी नहीं बताया था, लास्ट केस में उसने T1 बताया था, T2 बताया था, माइनस करके हमने खुद ही कितना इंक्रीमेंट आया वो निकाला। इस दफा उसने खुद बता दिया कि कितना डिग्री रेज्ड हुआ है, 20 डिग्री या 20 केल्विन। ये कल बताया था डिग्री और केल्विन में चेंज सेम आता है। When burned completely, assume the specific heat capacity of water is 1.18 joule per gram per gram per degree, या पर केल्विन भी आ सकते हैं यहाँ पर 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, ये आपको पता है। तो हमने क्या करना है, कितनी हीट रिलीज हुई है वो फाइंड करना, ये फार्मूला यूज होगा, Q बराबर है MS डेल्टा टी। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर है M, 500 ग्राम, शाबाश, ये किसका मास है, उस बॉडी का जिसने हीट एब्जॉर्ब की, और वो कौन है, वाटर। और कितनी हीट एब्जॉर्ब की उसने, वो ही हमने निकालनी है। फिलहाल हमें इस फार्मूले को देखना है, Q बराबर है M, मास ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग बॉडी मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। S की वैल्यू हम सबको पता है और टेम्परेचर कितना रेस किया वो भी हमें पता है। यहां डिग्री में भी लगा दें, केल्विन में भी लगा दें, आंसर सेम आएगा। आपके पास जो टोटल हीट आई वो आई 41,800 जाउल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जाउल को हम किस में चेंज करेंगे, किलो जाउल में चेंज करेंगे। कैसे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किलो जाउल में आ जाएगा। फर्दर आगे क्या करना है हमने, वेरी इजी, अब हमने इस किलो जाउल को पर मोल में चेंज करना है। अगेन आपने डेल्टा H नॉट C निकालना है। नॉट का मतलब आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम सब कुछ कर रहे हैं ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को डिवाइड करना पड़ेगा मोल के साथ, क्योंकि हीट आती है किलो जाउल में और नीचे आएगा पर मोल। तो कितने किलो जाउल, अच्छा सबसे पहले आप मोल निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। चॉकलेट के अंदर मेन इंग्रेडिएंट मैंने बोला ग्लूकोज होता है, तो मास ओवर मोलर मास करोगे तो चॉकलेट के अंदर मेन इंग्रेडिएंट जिसकी हम हीट निकालना चाह रहे हैं वो ग्लूकोज है, वो हमें पता चल गया 0.278 मोल्स। अब हम क्या करेंगे फर्दर, डेल्टा H निकालने के लिए Q को N से डिवाइड करेंगे। Q वो हीट है जो रिलीज हुई, कितने मोल की वजह से रिलीज हुई वो नीचे लिख दिया। अब इसको कट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 150.36 किलो जाउल पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज होता, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज होता और वो सारा कंप्लीटली बर्न होता, तो कितनी हीट रिलीज होती, 150.36 किलो जाउल हीट रिलीज होती। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब इस किलो जाउल को चेंज करना है किलो कैलोरीज के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जो फूड आइटम होता है उसके अंदर किलो कैलोरीज लिखे होते हैं, कितने कैलोरीज आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सिंपल एक कन्वर्टर है कि 1 किलो जाउल बराबर होता है दिस 0.239 किलो कैलोरीज के। तो सिंपल आपको डेल्टा H जो कि बराबर है 150.36 किलो जाउल पर मोल,
तो आपको इस किलो जाउल की जगह पर अप्लाई करना है इस फैक्टर को, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 150.36 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 0.239 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, जब ये इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 35.34 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि अगर आप ये जो चॉकलेट आप खाओगे जिसका वज़न कितने ग्राम है, दोबारा सवाल को देखते हैं जी, जिसका वज़न है 50 ग्राम की चॉकलेट, इस 50 ग्राम की चॉकलेट के खाने पर आपको जो हीट मिलेगी वो इतनी मिलेगी, यानी इतने कैलोरीज मिलेगी। अब इस तरह कोई भी आपको सवाल आए एग्जाम के, चूंकि SLO बेस्ड एग्जाम है, ये तो एक सैम्पल क्वेश्चन था, तो आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले क्यू निकालना है। क्यू निकालने के लिए आपको मास ऑफ वाटर पता होना चाहिए, कितना आपने क्लोरीमीटर में मास ऑफ वाटर एंटर किया है। उसके बाद कंबस्टन के नतीजे में कितनी हीट रिलीज हुई है वो आपको पता होना चाहिए। फिर जितनी भी हीट रिलीज हुई है, कंबस्टन के नतीजे में कितना टेम्परेचर बढ़ा है वो पता होना चाहिए। MS डेल्टा T करके हीट निकाल लोगे। और आई होप कि अब ये जो शुरू में लाइन लिखी थी इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया है। मैं लाइन एक दफ़ा दोबारा पढ़ा देता हूँ। इन द स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंज द बॉम क्लोरीमीटर आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन हुआ, उसने हीट रिलीज की, फर्दर पानी में हीट एब्जॉर्ब हुई, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, कैलोरिक मीटर के अंदर। और ये जो भी प्रोसेस है इससे फिर हमें पता चल जाता है कि जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें प्लेस किया है अगेंस्ट अ 1 मोल वो कितनी हीट रिलीज करेगा। आई होप स्टूडेंट्स कि SLO क्लियर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। SLO को चाहे तो एक दफ़ा दोबारा भी देख लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। जी, तो हमने आउटलाइन करना था एंथैल्पी चेंज रिलेटेड टू द कैलोरिक कंटेंट ऑफ अ फूड वी ईट, हमको जो खाना खाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स डिफरेंट तरह की आ सकती हैं। बाकी सारे SLOs हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल नॉलेज 6.2 को हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। आई होप लेक्चर में हर किस्म का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। हाँ जी, शान क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।